टॉपिक लेता हूँ जो उत्तर वैदिक कालीन आर्थिक व्यवस्था के बारे में बात करूंगा। इससे पहले सामाजिक और राजनीतिक बारे में मैंने वीडियो बना लिया है। तो दोस्तों फिर से एक बार पॉइंट को याद दिलाते हुए मैं बता दूं कि वैदिक काल जो है दो भागों में बटा हुआ है। पहला है ऋग्वैदिक काल और दूसरा है उत्तर वैदिक काल। तो ऋग्वैदिक काल संबंधित समस्त जानकारी हमने प्राप्त कर ली है। अब उत्तर वैदिक काल के पार्ट 3 में इसकी जानकारी लेते हैं। तो दोस्तों समय कमाए इससे अच्छा है कि हम लोग वीडियो शुरू करें। वीडियो इस प्रकार है, सुनिए जरा गौर से और इसे अमल में भी लाइए। दोस्तों ऐसा है कि उत्तर वैदिक काल में यदि आर्थिक जीवन का सबसे प्रमुख आधार था तो कृषि और पशुपालन थे। शतपथ ब्राह्मण में कृषि के जो है के बारे में पुख्ता जानकारी मिलती है। पुख्ता मतलब 100%। शतपथ ब्राह्मण में के अनुसार जो है ये कृषि के कई भाग और क्रियाओं के बारे में बताया, जैसे कि जुताई, बुआई, कटाई और मकड़ाई मिलते हैं। खेत हलों के द्वारा जोते जाते थे। काठक संहिता में 24 बैलों द्वारा खींचे जाने वाले हलों का उल्लेख मिलता है। वाजसेनी संहिता में कई प्रकार के धान्यों का उल्लेख मिलता है जो कि इस प्रकार हैं: जौ, चावल, गेहूं, उड़द, तिल और गेहूं प्रमुख है। लोग खाद का प्रयोग से परिचित हो गए थे उस समय। अथर्ववेद में पशु की प्राकृतिक खाद का जो है बहुत ही ज्यादा महत्व दिया जाता था। कृषि संबंधित आपदाओं की जानकारी इन्हें थी, जैसे कि अतिवृष्टि, अनावृष्टि, बाढ़, सुखाड़ इत्यादि, और इनके निवारण के लिए इन्होंने कई सारे मंत्र और आचार्यों के विधान भी रखे हुए थे। दोस्तों ये लोग अनाज बोते थे और उन्हें काटते थे और इस प्रकार की खेती करते थे। ये लोग पशुओं में गाय, बैल, भेड़, बकरी, गधे, सुअर आदि को प्रमुख रूप से पालते थे। गाय को पवित्रता जो है कि देवी मानी जाती थी और उस समय पवित्रता जो है गाय की बढ़ती जा रही थी। अथर्ववेद में गाय की प्रति सम्मान का उल्लेख मिलता है। जो यज्ञों के अतिरिक्त अन्य स्थानों पर यदि किसी ने गौवध कर दिया तो उसे मृत्यु दंड मिलना तय था उस समय। इस समय लोग हाथी को भी पालना सीख गए थे। इस काल के साहित्य में कई स्थानों पर पशुधन की वृद्धि के लिए मंत्र उच्चारित किया गए हैं, प्रार्थना किए गए हैं। उत्तर वैदिक काल में ही उत्तर भारत में लोहे का प्रचार हुआ था। प्रारंभ में इसका उपयोग अस्त्र शस्त्रों के लिए किया जाता था, किंतु बाद में इसकी सफलता से इतनी सफलता हुई कि इनकी सहायता से कृषि यंत्रों का निर्माण करवाया गया और उससे खेती प्रारंभ की गई है। उत्तर वैदिक काल से व्यापार एवं वाणिज्य उन्नति पर था, उत्तर वैदिक काल से ज्यादा था। इस काल के ग्रंथों में व्यापारियों की अनेक श्रेणी का उल्लेख मिलता है। श्रेष्ठन श्रेणी का प्रधान व्यापारी होता था। ब्याज पर धन देना और लेना ये उनकी प्रचलित पेशा होती थी। तैत्तिरीयन संहिता से ऋण के लिए कुसीद शब्द तथा शतपथ ब्राह्मण के उधार देने वाले के लिए कुशीदीन शब्द मिलते हैं। निश्चित, शतमान, पाद, कृष्णल आदि जो है ये माप की भिन्न भिन्न इकाइयां होती थी। यहाँ जो बांट की मूल्यतः इकाई संभवतः कृष्णल थी और ऋतिका तथा गुंजा भी उसी के समान एक मापक पद्धति थी। प्राचीन भारत में बांट पद्धति की ऋतिका का अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान था। साहित्य में इसे तुलाबीज कहा जाता था। सिक्के का ये लोग नियमित इस्तेमाल नहीं करते थे। जल तथा थल दोनों मार्गों से व्यापार करते थे। शतपथ ब्राह्मण में पूर्व तथा पश्चिमी समुद्रों का उल्लेख हुआ है। वाजसेनी संहिता में 100 डांगों वाले जलपोतों का उल्लेख हुआ है। व्यवसाय क्रमशः वंशानुगत होते थे। वाजसेनी संहिता तथा तैत्तिरीय ब्राह्मण में इस समय की विभिन्न व्यवसाय की एक लंबी सूची मिलती है, जिसमें स्वर्णकार, रथकार, चर्मकार, जुलाहे, रज्जुकार, रजक, मछुए, लुहार, नायक, नर्तक, सूत, व्याध, गोप, कुंभकार, वैद्य, ज्योतिषी, नाई इत्यादि बाप रे बहुत सारे हैं। वर्ण तथा लोहे के अतिरिक्त इस युग के आर्य टीन, तांबा, चांदी, सोना, शीशा इत्यादि का इस्तेमाल करते थे। स्वर्ण के अलावा इन लोगों ने इतने सारे
तत्व का भी आविष्कार किया था और इन लोगों को इसकी जानकारी थी। लोहे के ज्ञान से इसके भौतिक जीवन में काफी क्रांतिकारी आ गई। प्राथमिक प्रमाणों से पता चलता है कि गंधार, बलूचिस्तान, पूर्वी पंजाब तथा पश्चिमी उत्तर प्रदेश में ईस्वी पूर्व 1000 के लगभग लोहे का प्रयोग प्रारंभ हो चुका था। ईसा पूर्व 7वीं शताब्दी तक लोहे का प्रसार पूर्व उत्तर प्रदेश तक हो गया था। अंतरजी खेड़ा के उत्खनन से हंसिए यानी दात्र के अवशेष तथा जौ, चावल और गेहूं के प्रमाण मिले हैं। उत्तर वैदिक साहित्य में लोहे को कृष्ण अयस्क कहा जाता था। इस धातु से विभिन्न प्रकार के औजार, हथियार एवं आभूषण बनाए जाते थे। अनेक व्यक्ति अपने पेशे की निपुणता से भी प्राप्त कर चुके थे। स्त्रियां रंगाई, सुईकारी आदि में निपुण थी। सारांश रूप से हम यह कह सकते हैं कि उत्तर वैदिक कालीन आर्यों की भौतिक जीवन पहले की अपेक्षा विकसित था। उत्तरी गंगा घाटी के आर्य स्थायी रूप से वहाँ जो है आर्य जो स्थायी रूप से बस गए थे और वहाँ पे कृषि उत्पादन करते थे। दोस्तों, यदि आप यहाँ तक मेरा वीडियो देखे हैं तो मैं आपको जरूर विनती कर सकता हूँ कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।